हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस पाठशाला, योर लर्निंग पार्टनर इन अमेजिंग जर्नी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। लिटरेचर इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट लाइफ, इमेजिनेशन एंड विजडम। आज से हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग युगों, ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न एज तक की खोज करेंगे। महान कवियों, नाटककारों और लेखकों के जीवन और रचनाओं को समझेंगे और पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, एसेज, क्रिटिसिज्म की गहराइयों तक उतरेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम साथ में इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर, ओकेबलरी, फनेटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी मजबूत करेंगे, ताकि आप न केवल एग्जाम्स में सफल हों बल्कि एक आत्मविश्वासी वक्ता और विचारक भी बने। डीएस पाठशाला का मानना है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज इज द ब्रिज टू कनेक्ट हार्ट्स एंड माइंड्स। तो आइए, वेलकम टू डीएस पाठशाला, आवर इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज जर्नी। लेट्स बिगिन द एडवेंचर टुगेदर। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू डीएस पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर 450 से 1066 सीई तक, जिसे एंग्लो सैक्सन एज भी कहा जाता है। ये इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन है, इसे इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन माना जाता है। यानी जिस मिट्टी से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई वही ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। इस दौर में लिखी गई रचनाएं बाद के पूरे इंग्लिश लिटरेचर की जड़ बनी, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि लिटरेचर कैसे ओरल ट्रेडिशन से राइटिंग तक पहुंचा। आज हम स्टेप 2 शुरू कर रहे हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर 450 से 1066 सीई तक, जिसे एंग्लो सैक्सन एज भी कहते हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर की रूट्स है, ये इंग्लिश लिटरेचर का जड़ है, इसे हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। इससे पहले लिटरेचर का जो बेसिक बैकग्राउंड है उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हमने बात की कि कैसे लिटरेचर ओरल ट्रेडिशन से राइटिंग तक पहुंची। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे पहले जाकर जरूर देखें। वो बहुत शॉर्ट छोटा वीडियो है जिसमें आपको एक आइडिया होगा कि लिटरेचर बेसिकली शुरू कैसे होती है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। तो अब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी लेवल पे तैयारी को करना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश लिटरेचर की जो टाइमलाइन है, जो एजेस है, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से हम एडवांस लेवल तक समझेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या हुआ। बस आपको ये टाइमलाइन याद रखनी है, 450 से 1066। अभी आपका बेसिक काम ये है, आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें, नोट डाउन करते चलें। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को एंग्लो सैक्सन एज भी कहा जाता है और इसका जो टाइमलाइन है वो 450 से 1066 सी तक है। तो आपको इतनी बातें याद रखना है, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलें। अब हम बात करते हैं कि ये जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एज है, इसे अदर नामों से और जाना जाता है, तो हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है हमारा 450 से 1066 सी तक, इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है, इसे डार्क एज भी कहा जाता है और हीरोइक एज भी कहा जाता है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है, एंग्लो सैक्सन पीरियड में जर्मनिक ट्राइब्स जैसे एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स से ये नाम आया है। मतलब ये ट्राइब्स यहाँ पे आई तो इनके कारण ये एंग्लो सैक्सन पीरियड नाम पड़ा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ये जो एंग्लो सैक्सन है ये नाम क्यों पड़ा। यहाँ पे जर्मन की ट्राइब्स थी, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स, उनके कारण ये नाम पड़ा एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब दूसरा और एक नाम से इसे जाना जाता है डार्क एज, क्योंकि लर्निंग और कल्चर पर वार्स और इन्वेजन्स का असर पड़ा, वार और इन्वेजन्स का असर पड़ा, इसलिए इसे डार्क एज भी कहा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है हीरोइक एज, क्योंकि वॉरियर्स और बैटल्स की कहानियां डोमिनेट थी इस समय में, तो इसे हीरोइक एज के नाम से भी जाना जाता है।
एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि ओल्ड इंग्लिश को किस नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसकी टाइमलाइन याद रखनी है 450 से 1066। आपको इतना याद ही रखना है, रखना ही पड़ेगा। आप पहला काम यही कीजिए। उसके बाद एंग्लो सेक्सन पीरियड के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि जर्मन की ट्राइब्स आई थी। इसे डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है और हीरोइक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इतना बेसिक समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं आपको बारी बारी से एक एक चीज समझाऊंगा और हम पूरी तरह से इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको टाइमलाइन दी हुई है, इसे आप नोट डाउन करते चलेंगे। 449 सी में इस समय क्या हुआ, जर्मन की ट्राइब्स थी, जर्मनिक ट्राइब्स थी, एंजल्स, सेक्सन्स और जूड्स। ये यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं ये? इंग्लैंड में आते हैं। इन्होंने नेटिव सेल्टिक कल्चर को रिप्लेस कर दिया। जो इंग्लैंड में जो नेटिव सेल्टिक कल्चर चल रहा था, उसे इनके आने के बाद मतलब इन ट्राइब्स ने उसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये जो एंजल सेक्शन और जूट्स हैं, इनके कारण इसे एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। तो 449 में मेन जो इवेंट हुआ वो क्या हुआ कि एंजल सेक्शन और जूट्स यहाँ पर आए। अब बात करते हैं हम 597 सीई की। तो इस समय क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी जो थी, ईसाई धर्म, वो इंग्लैंड पहुंचा। यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी थी वो कहाँ पहुंची? इंग्लैंड पहुंची। और जो सेंट अगस्टाइन थे, या अगस्टिन भी पढ़ सकते हैं आपने, ईसाई धर्म का यहाँ पर बहुत प्रचार प्रसार किया। इसका असर लिटरेचर पर भी पड़ा और रिलीजियस राइटिंग जो थी वो बढ़ी वहां पर। तो ये क्रिश्चियनिटी से बेसिकली हुआ क्या, ईसाई धर्म का यहाँ पे सेंट अगस्टिन ने प्रचार प्रसार किया, जिससे लिटरेचर पर भी इसका असर पड़ा और राइटिंग जो थी, रिलीजियस राइटिंग, वो वहां पे बढ़ गई। तो ये 597 सीई में ये चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला। अब हम बात करते हैं 8th और 9th सेंचुरी की। तो यहाँ पे 8th और 9th सेंचुरी में क्या हुआ, इंग्लैंड पर वाइकिंग इन्वेजन, ठीक है, वाइकिंग इन्वेजन मतलब इन्वेडर्स का हमला हुआ। यहाँ पे आक्रमणकारी आए, और ये जो आक्रमणकारी थे, ये आक्रमणकारी डेनमार्क के थे, डेनिश लोग थे, जिनका कल्चर और भाषा पर भी असर पड़ा। मतलब यहाँ पे डेनिश लोगों का डेनिश के मतलब डेनमार्क के आक्रमणकारी यहाँ पर आए। ठीक है, अब हम समझते हैं 871 और 899 के बीच क्या हुआ। तो ये जो टाइमलाइन है यहाँ पे 871 से 899, यहाँ पे क्या हुआ कि जो किंग अल्फ्रेड है, ठीक है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने लिटरेचर और प्रोस को रिवाइव किया। उसने यहाँ पे लिटरेचर और प्रोस को रिवाइव कर दिया। उन्होंने कई ग्रंथों का ट्रांसलेशन करवाया। इन्होंने कई सारे जो यहाँ पे ग्रंथ थे पहले से, उनका ट्रांसलेशन करवाया और एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल की शुरुआत की। आप इसे याद करेंगे, एंग्लो सेक्सन। देखिए अभी आगे चार्ट में मैंने ये चीजें रिवीजन के लिए भी रखी हुई है। हम बेसिकली धीरे धीरे एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने बहुत अच्छे से इसके बैकग्राउंड को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा, तो आपको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो टाइमलाइन है और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए, इस एज में क्या फीचर्स हुए, क्या डेवलपमेंट हुए, लिटरेचर पे क्या असर पड़ा, लिटरेचर कैसे चेंज हुई, क्या क्या चीजें हुई, आप एक एक चीजें समझेंगे। आप बस पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहें। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो एक बार आप उसे रिवर्स फॉरवर्ड करके जरूर देखें। अगर एक बार आप सारी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की टाइमलाइन समझ गए, क्या चेंजेस हुए, कैसे डेवलपमेंट हुए, ये चीजें समझ गए, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जो भी जेनर लिटरेचर का गिवन सिलेबस में होता है, जैसे आपका फिक्शन हो गया, ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गए, एसेज हो गए, तो उनके जो ऑथर्स पढ़ेंगे आप, या पोएट पढ़ेंगे, या जो भी कॉमन लिटरेचर के पार्ट होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, और जो लिटरेरी टर्म्स हैं, उनको आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो आप पूरे पेशेंस के साथ बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं 1066 सीई की। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मन का कॉन्क्वेस्ट हुआ। ये जो 1066 सीई है, यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। विलियम द कॉन्क्यूरर ने इंग्लैंड जीत लिया। देखिए विलियम था, विलियम द कॉन्क्यूरर, उसने इंग्लैंड पर जीत हासिल कर ली। इसी के बाद ओल्ड इंग्लिश का अंत हुआ और मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था।
आई थिंक आप इतनी बात को समझ पा रहे होंगे, आप इसे एक बार नोट डाउन करते चलेंगे। ये यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यानी कि हुआ क्या, यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास लगातार इन्वेजन्स, रिलीजन्स के बदलाव और कल्चर मिक्सचर से भरा हुआ था। मतलब जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास है वो इन्वेजन्स, रिलीजन और बदलाव और कल्चरल मिक्सचर से भरा हुआ है। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए होंगे। अब इस पीरियड को हमने अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये भी हमने देखा। ठीक है, जितनी भी योज थी, मतलब एजेस है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनको भी हम एक एक पॉइंट से देखेंगे, आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है, वो उसकी जो टाइमलाइन है 450 से 1066 सी तक, इसे एंग्लो सेक्सन पीरियड, डार्क एज और हीरोइक एज भी कहा जाता है। अब 449 पे यहाँ पे जर्मनिक ट्राइब्स का हमला होता है। फिर 597 पे क्रिश्चियनिटी आती है, जो सेंट अगस्टाइन है ये प्रचार प्रसार करते हैं और रिलीजियस राइटिंग बढ़ जाती है। 8th और 9th सेंचुरी में यहाँ पे बदलाव होते हैं, जो वाइकिंग इन्वेजन्स हैं उनसे बदलाव होते हैं। और 871 899 किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने बहुत सारे जो ग्रंथ है उनका ट्रांसलेशन कराया। और फिर 1066 में यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है और फिर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर समाप्त हो जाता है और मिडिल एज लिटरेचर की या मिडिल एज की शुरुआत होती है। तो आई थिंक आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो यहाँ पे लैंग्वेज का जो फीचर है इस पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए अब इसको हम समझते हैं। देखिए, अभी तक मैंने जितनी बात बताई बेसिकली उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हमारे आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, लैंग्वेज फीचर्स के बारे में। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज के फीचर की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो लैंग्वेज थी यहाँ पे, ये हाईली इन्फ्लेक्टेड ग्रामर। अब इसे आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो हाईली इन्फ्लेक्टेड वाली ग्रामर वाली भाषा थी, ठीक है, मतलब वर्ड्स के एंडिंग्स, जो वर्ड्स थे उनकी एंडिंग्स बदलकर उनका मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाता था। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बदलाव हो जाता था। दूसरा, इसमें जर्मनी वोकेबलरी ज्यादा थी। यहाँ पे जो इस टाइम पीरियड में जो जर्मन की वोकेबलरी थी वो ज्यादा थी। ठीक है, यानी शब्द सीधे जर्मनिक ओरिजिन से आते थे, मतलब जर्मनिक से इनका ओरिजिन होता था और सीधे वर्ड्स यहाँ से आते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लिखने का तरीका भी बदला। पहले र्यून्स स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था, ये र्यून्स स्क्रिप्ट है, इसमें बदलाव हुआ। पहले र्यून्स स्क्रिप्ट का यूज होता था लिखने के लिए, बाद में लैटिन स्क्रिप्ट अपनाई गई, है ना। तो यहाँ पे ये मेन चेंजेस हुए। ये राइटिंग के फीचर्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा पूरा इंग्लिश लिटरेचर राइटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे जो पोएट्री थी, है ना, पोएट्री में क्या हुआ, ओल्ड इंग्लिश जो पोएट्री थी वो राइम पर नहीं बल्कि अलिट्रेशन, अक्षरों या साउंड के रिपीटेशन पर आधारित थी, है ना। बेसिकली ये किस पे आधारित थी, अलिट्रेशन पे। मतलब यहाँ राइम नहीं होते थे वर्ड, बस रिपीटेटिवली वर्ड्स का जो साउंड है वो रिपीट होते जाता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बीओवुल्फ की ओपनिंग लाइंस हैं, आप इसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए क्या लिखा है, हावेट वे गार्डेना इन गार्डेना गम। अब देखिए इसका जो मतलब है ना, अब आपको अगर बेसिकली पूरी लिटरेचर को समझना है तो इन चीजों को समझना ही पड़ेगा। देखिए इसका मतलब असल में क्या होता है, अगर अभी हम इंग्लिश की बात करें, मॉडर्न इंग्लिश की, तो इसका मतलब होता है लिसन वी हैव हियर्ड ऑफ द स्पीयर डेंस इन द डेज ऑफ ओल्ड। यानी ओल्ड इंग्लिश भाषा काफी अलग थी, लेकिन यही आगे चलकर मॉडर्न इंग्लिश की जड़ बनी, है ना। अब यहाँ से जो रिलीजियस पोएट थे, है ना, उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए तो जो ओल्ड लिटरेचर है, ओल्ड लिटरेचर में जो रिटर्न फॉर्म में चीजें लिखी हुई हैं उसको बिना मॉडर्न इंग्लिश में चेंज किए, मतलब ट्रांसलेट किए, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में रिलीजन का बहुत बड़ा प्रभाव था। इसी वजह से हमें कुछ बड़े रिलीजियस पोएट, धार्मिक कवि इसमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अब हम अगर बात करें इनकी, तो जो रिलीजियस पोएट हैं, देखिए रिलीजियस पोएट का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा है इस एज में। तो जो रिलीजियस पोएट थे इनकी हम बात करते हैं। तो जैसे इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें तो कैडमोन,
इन्हें फर्स्ट नेम्ड इंग्लिश पोएट कहा जाता है, याद रखिएगा। ये जो कैडमोन है इन्हें फर्स्ट नेम्ड इंग्लिश पोएट कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है कैडमोन्स हिम्न, ये याद रखिएगा आप। ये सबसे फेमस इनका वर्क है कैडमेन हिम्स। हिम्स, अब आप इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में देख लेंगे, हायम्ड भी पढ़ते हैं, हायम्ड, जो भगवान की जो स्तुति है, प्रेज ऑफ गॉड पर आधारित थी। ये भगवान की स्तुति पर लिखी हुई थी। आई थिंक आप इतना समझ पा रहे होंगे। दूसरे हैं आपके काइनी उल्फ, अब इनको साइन उल्फ भी पढ़ सकते हो, काइनी उल्फ भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये खास इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं को र्यून्स, मतलब जो र्यूनिक सिंबल्स थे से साइन किया था। ठीक है, जो र्यूनिक लिपि चलती थी ना, पहले र्यून्स चलता था, फिर लैटिन स्क्रिप्ट आई। तो ये इनकी जो वर्क्स थे, इनकी विशेषताएं थी कि ये कविताओं को र्यून्स, र्यूनिक सिंबल से साइन किया करते थे। ठीक है, अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें क्राइस्ट सेकेंड, इलेन, यहाँ पे मैंने नाम लिख रखे हैं। ये इनकी जो काइन उल्फ भी पढ़ सकते हो आप, साइन उल्फ भी पढ़ सकते हो। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं यहाँ पे मैंने लिख रखी है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा से ये नाम सुनने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन आप बार बार इन्हें देखिए, इनसे यूज टू होइए, इनके बारे में देखिए। आपके लिए, आपके सीखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप जैसे ये नाम सुनते हैं, इनको आप गूगल कीजिए, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप 2-2, 4-4 मिनट इंटरनेट पे सर्च करके पढ़िए, बार बार इन पे आप वर्क कीजिए, तो आपको ये नाम, इन नामों से आप फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी मेन रचना थी। जैसे इलिने के बाद जूलियना, ठीक है, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, ठीक है। यानी कार्डमैन और साइन उल्फ ने ओल्ड इंग्लिश जो रिलीजियस पोएट्री को थी, जो रिलीजियस पोएट्री थी, उसको सबसे ज्यादा ऊंचाइयों तक ले गए वो, है ना। और ये जो, तो हम थोड़ा सा एलिजियक पोएट्री को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो एलिजियक पोएट्री होती है, यानी कि एलिजी, एक ऐसी कविता होती है जो दुख, अकेलेपन और जीवन की कठिनाइयों को व्यक्त करती है। अब इसमें हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसके सबसे अच्छे यहाँ पे फेमस उस समय की एलिजिक पोएट्री है द वांडरर। इसमें क्या हुआ है कि एग्जाइल, अब एग्जाइल एंड लोनलीनेस, देखिए एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला, मतलब दूर करना, है ना, यानी किसी को जबरदस्ती बाहर कर देना, या वो स्वेच्छा से जाता है। तो दो तरह की इसकी मीनिंग होती है एग्जाइल की। तो ये एग्जाइल एंड लोनलीनेस, अकेलेपन, ये की गहरी पीड़ा जो है इसमें, ये वांडरर में, इस पोयम में दिखाई देती है। तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, द वांडरर। आप इसे याद रखेंगे एज इट इज, है ना, जो किस पे आधारित है, एग्जाइल एंड लोनलीनेस पे। तो ये आपको इतना याद रखना है। दूसरी बात करें द सेफरर। अभी जो सेफरर पोयम है, इसमें एक सेलर के स्ट्रगल की कहानी है, जो समुद्र की कठिन यात्रा का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये सेफरर भी यहाँ पे आपको याद रखना है, ये भी बहुत ओल्ड इंग्लिश की फेमस पोयम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओल्फ एंड एंडवेसर की। तो यह एक कविता है, ठीक है। इसमें यह जो कविता है, ये सिंबॉलिक और फ्रेगमेंटेड है, सिंबॉलिक है और फ्रेगमेंटेड है। यानी कि इसमें व्यक्तिगत और जो इमोशनल स्ट्रगल है ना, उसको दिखाया गया है। मतलब इसमें इंडिविजुअल और इमोशनल जो स्ट्रगल है वो इसमें दिखाया गया है। आपको ये बात याद रखना है। देखिए, इतना अगर आप थोड़ा थोड़ा इसको बार बार देखते हैं तो उल्फ एंड एडवेसर, ये आपको नाम याद रखना है। देखिए, द वांडरर है, इसमें क्या किया है, एग्जाइल एंड लोनलीनेस के बारे में बात की गई है। द सेफरर है, उसमें एक समुद्री यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें सेलर की स्ट्रगल की कहानी को दिखाया गया है। ठीक है, उल्फ एंड एंडवेसर में ये कैसी है, मतलब उल्फ एंड एंडवेसर तो एक सिंबॉलिक और फ्रेगमेंटेड है, जिसमें क्या किया गया है, मतलब इंडिविजुअल और इमोशनल जो स्ट्रगल है वो इसमें दिखाई देता है। ठीक है, अब इन रचनाओं से पता चलता है कि एंग्लो सेक्सन के जो लोग थे, है ना, उनका जो जीवन था वो कठिनाइयों, अकेलेपन और संघर्ष से भरा हुआ था। ठीक है, अब हम आगे इसको समझने का और प्रयास करते हैं। रिलीजियस विजनरी वर्क। देखिए, आप बार बार इसे, इन चीजों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं, ये जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, इसका एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट ये भी है कि ये थोड़ी रिलीजियस और विजनरी जो वर्क है इसमें। तो इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो द ड्रीम ऑफ द रूड है।
ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, ये जो वर्क है ना, द ड्रीम ऑफ द रूट, एक ऐसी मतलब अद्भुत सी और अद्वितीय सी कविता है, क्योंकि इसमें जो वर्णन है ना, वो किसका वर्णन है, ये जो क्रूसीफिक्शन आप समझते होंगे, यानी कि जो शिशु है, मतलब शिशु बोल रहा हूँ, सॉरी, यीशु के जो क्रूस है पर चढ़ाए जाने की घटना को एक क्रॉस के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो क्रूसीफिक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की जो घटना है ना, को क्रॉस के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। ठीक है, यीशु वाला, आई थिंक कई लोग इसके बारे में जानते होंगे। अब यहाँ पे जो क्रॉस है ना, वो खुद बोलता है और अपने अनुभव को बताता है, इसलिए इसे स्पीकिंग क्रॉस पोयम भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपकी द ड्रीम ऑफ द रूड है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी कविता है जिसमें क्रूसीफिक्शन यानी यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की, क्रूस पर है ना, आप समझ पा रहे होंगे, उस पर चढ़ाने की घटना को क्रॉस के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है ना। इसमें क्रॉस खुद बोलता है और अपने अनुभव को बताता है, इसलिए इसे स्पीकिंग क्रॉस पोयम भी कहा जाता है। आई थिंक आप इतना समझ पाए होंगे। यह जो रचना है, मतलब ये जो वर्क है ना, ये हमारा द ड्रेड ऑफ द रूड, ये जो है हमें वर्सेली बुक नामक एक पांडुलिपि में मिलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, एक पांडुलिपि है जिसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो ये वर्सेली नामक एक किताब है, उसमें ये संरक्षित हमें मिलती है। ठीक है, अब ये जो कविता है ना, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि, मतलब थोड़ा सा, और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान और मुक्ति की जो भावना है, गहरी भावना, उसको व्यक्त किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रोस राइटर्स के बारे में। अभी हमने पोएम वाला देख लिया, अब हम देखते हैं प्रोस राइटर्स के बारे में। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो प्रोस राइटिंग थी, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। अब इनके बारे में हमको थोड़ा सा समझना है ना। इन्होंने क्या किया, शिक्षा और ज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया उस टाइम में। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने कई सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया। उनके समय में जो एंग्लो सेक्सन क्रोनिकल की रचना हुई, जो अंग्रेजी इतिहास का एक अनमोल मतलब डॉक्यूमेंट है ना, अनमोल दस्तावेज है। याद रखिएगा, एंग्लो सेक्सन क्रोनिकल। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन कराया। इन्हीं के काल में क्या हुआ, एंग्लो सेक्सन क्रोनिकल की रचना हुई, जो इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री का सबसे प्रीसियस डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब इसके बाद एल्फ्रिक, है ना, एल्फ्रिक जिन्होंने अपनी होमिलीज यानी धार्मिक जो प्रवचन लिखे, उनकी शैली सरल और एकदम जो नॉलेजेबल हुआ करती थी। मतलब आपको याद रखना है एल्फ्रिक को। ठीक है, एल्फ्रिक, इनकी होमिलीज मतलब यानी एक धार्मिक प्रवचन। ठीक है, और उनकी शैली इसमें कैसी होती थी, एकदम इजी और नॉलेजेबल होती थी। और अंत में हम बात करें प्रोस राइटर में, देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, वल्फस्टन। अब देखिए वल्फस्टन, जिनके सरमन्स काफी प्रसिद्ध हैं, इनके सरमन्स बहुत प्रसिद्ध हैं उस जमाने में। उन्होंने मतलब जो सोसाइटी है और जो रिलीजन है लाइफ में, है ना, तो वो जो सोसाइटी और रिलीजन जीवन पर जो मतलब डीप थॉट को प्रस्तुत करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इस तरह प्रोस जो राइटर्स थे, उन्होंने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में मतलब रिलीजन, है ना, और हिस्टोरिकल और जो नैतिक दृष्टिकोण है, उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान, गहरा योगदान दिया। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं थीम्स की। तो अब थीम्स इन बियोल्फ, अब इसको आप बोल सकते हो उस समय की जो थीम्स थी। देखिए मेन जो वर्क है उस समय का सबसे फेमस, वो बियोल्फ ही आपको कंसीडर करके चलना है। तो हम बात करें अगर थीम की उस एज की, तो वो थीम भी इसी पे बेस्ड हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी थीम वहीं पे घूमती है। तो जो ओल्ड इंग्लिश थी ना, इसमें जो इपिक पोइट्री थी, इसमें इसका सबसे महान उदाहरण है हमारा बियोल्फ। ठीक है, इसमें कई गहरे विषय या थीम्स मिलते हैं, जैसे सबसे पहले हीरोइज्म है ना, वारफेयर है, मतलब नायक की वीरता और युद्ध में उसकी जो क्षमता है, उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही जुड़ा है हमारा वायर्ड वाला सिस्टम, यानी कि वायर्ड यानी भाग्य या फेट, जो एंग्लो सेक्शन की जो सोच है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जो देखिए इसमें आप इसको आसानी से समझिए, हीरोइज्म, वारफेयर,
वायर्ड, जिसको हम भाग्य या फेट भी कहते हैं। तो ये इनकी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। तो उस समय जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे ये इस पर ज़्यादा बेस्ड होते थे। अब जो कविताएं हैं उसमें क्रिश्चियनिटी और पीगन बिलीफ्स का मिश्रण मिलता था, ठीक है। मतलब ईसाई की नैतिकता और जो पुरानी परंपराओं के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता था ना, संतुलन होता था, ये उसकी बात हो रही है। अब एक और गहरी थीम इस समय की हुआ करती थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो वो एग्जाइल थी और लोनलीनेस, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में हमारी बात भी हो चुकी है। मतलब समाज से थोड़े कटे होने का जो दुख रहता है ना, अकेलेपन का, अलग होने का जो दुख रहता है, वो उस पे बेस्ड होती थी। अब साथ ही लॉयल्टी भी इसकी एक बहुत इस एज की एकदम प्रोमिनेंट थीम थी, जिसे कॉमिटेटस कहा जाता है। जिसे ये जो लॉयल्टी है ना, इसे कॉमिटेटस भी कहा जाता है। यानी कि राजा और योद्धाओं के बीच जो निष्ठा होती थी ना, जो मतलब संबंध होते थे, निष्ठा, प्रेम, मतलब वो उनको लेके वो ज्यादा वो होते थे, मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा निष्ठा होती थी। अब हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में मेजर ऑथर्स और उनके वर्क्स को लेकर। तो इसमें देखिए जो हीरोइक पोएट्री है ये ज़्यादा उस समय चलती थी। और ये जो सबसे फेमस है यहाँ पे ये बियोवुल्फ है। ये एक इपिक है, महाकाव्य है, जो एनोनाइमसली लिखी गई है। और 3182 लाइन्स की ये इपिक है। अब इसमें जो है बियोवुल्फ हीरो है, और ये एक राक्षस ग्रेंडेल और ड्रैगन से इनके बीच का मतलब जो लड़ाई है, युद्ध है, उसको दिखाया गया है। अब इसकी जो वैल्यूज है, ब्रेवरी, इसमें बहादुरी को दिखाया गया है, लॉयल्टी को दिखाया गया है, और वियर्ड, वही मतलब फेट, भाग्य को दिखाया गया है। अब आपको याद रखना है, जो बियोवुल्फ है ना, ये मेनू स्क्रिप्ट में मिलती है, जिसका नाम है नोवेल कोडेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सबसे ज्यादा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में बियोवुल्फ सबसे ज्यादा फेमस याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो बियोवुल्फ है, ना सिर्फ वो एक वीर गाथा है, बल्कि जो एंग्लो सेक्सन समाज है, एंग्लो सेक्सन जो सोसाइटी थी उस समय, जो भी मान्यताएं और मूल्य थे, उनका वो आईने का काम भी करती है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं प्रिजर्वेशन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ओल्ड इंग्लिश जो लिटरेचर है, हमें आज इसलिए उपलब्ध है क्योंकि ये हाथ से लिखी गई है। ठीक है, अगर हाथ से लिखी नहीं होती तो ये हमें आज जो इंग्लिश लिटरेचर का जो साहित्य है ना, ये हमें नहीं मिलता। अब जिसे पांडुलिपियों में सुरक्षित किया गया था। ठीक है, मतलब उस समय जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ना, मैन्यूस्क्रिप्ट में इन्हें लिखा गया था, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट थी, लिखित में थी, इसलिए आज हमको जो लिटरेचर है वो लिखित फॉर्म में अवेलेबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे पास जो लिटरेचर है वो हमको लिखित फॉर्म में नहीं मिलता। ठीक है, अब इतना आप समझ गए होंगे। अब ये जो पांडुलिपियां थी ना, वो वॉल्यूम पर लिखी गई थी। देखिए ये जो है, ये वॉल्यूम पर लिखी गई थी। जैसे हम कागजों पर लिखते हैं ना, तो ये वॉल्यूम, अब ऐसे समझ सकते हैं कि वो वॉल्यूम पर लिखी गई थी, जो अ, उस समय पशु चर्म से बनाई जाती थी। देखिए आप इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। मैं अगर एक एक वर्ड को बहुत ज्यादा ही एक्सप्लोर करूंगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वॉल्यूम पर लिखी हुई होती थी, जो मेन्यूस्क्रिप्ट होती थी, पांडुलिपियां होती थी, है ना। लेकिन इनमें से बहुत कम आज तक बच पाई है। ठीक है, फ्यू सरवाइव, मतलब इसमें कोई ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई है, मतलब ज्यादा बची नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नॉवेल कोडेक्स। अब आपको याद रखना है, ये नॉवेल कोडेक्स जो पांडुलिपि है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमें जो हमारा इस एज का सबसे प्रसिद्ध है बियोल्फ, उसका संरक्षण मिलता है। मतलब ये हमको नॉवेल कोडेक्स जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसी में हमको ये बियोल्फ मिलता है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके अलावा अगर बात करें तो एक्स्टर बुक, जो एक्स्टर बुक है, जिसमें कई एलिजीज और रिडल्स जो है वो संग्रहित की गई है। मतलब ये इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो एक्स्टर बुक है, इसमें एलिजीज और रिडल्स आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट की। तो जो जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट है, हमें इसमें विशेष रूप से धार्मिक कविताओं के लिए ये प्रसिद्ध है। इसमें आपको इस अब एक प्रकार से अगर अभी हम अभी के एस्पेक्ट से या मॉडर्न जमाने के इससे बोलें तो ये समझिए कि एक कलेक्शन है ना। अब मतलब कलेक्शन जैसे आता है हमारे, उसके अंदर बहुत सारी पोएम्स वगैरह होती है। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाए, आप चीजों को समझ पाए, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। इनको ऐसे याद रखें कि ये नॉवेल कोडेक्स, एक्स्टर बुक और ये जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट एक प्रकार से कलेक्शन है, जिसमें हमें ये चीजें देखने को मिलती है।
देखिए, मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अब हम बात कर रहे थे जूनियर मैन्युस्क्रिप्ट की। अब हम बात करते हैं वर्सेली बुक की। तो ये जो वर्सेली बुक है ना, इसमें हमें होमिलीज और प्रसिद्ध कविता ड्रीम ऑफ द रूड देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? होमिलीज और ड्रीम ऑफ द रूड। अभी हमें होमिलीज और ड्रीम ऑफ द रूड के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो ये वर्सेली बुक्स है जो ये इसमें हमको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब ये जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट है ना, नॉवेल कोडेक्स, एक्स्टर बुक, देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं पेन चला देता हूँ। नॉवेल कोडेक्स, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा हटा के और आपको बता देता हूँ। आप इसे रिवाइज करके भी देख सकते हैं। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये जो 4 हैं हमारे नॉवेल कोडेक्स, ठीक है। तो ये हम 4 जो मैन्युस्क्रिप्ट है इनके बारे में बात कर रहे थे। ये जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट है, नॉवेल कोडेक्स, एक्स्टर बुक और जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट और वर्सेली बुक, ये जो 4 स्क्रिप्ट हैं, इन्हीं की वजह से हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो समृद्ध परंपरा, मतलब समृद्ध परंपरा को आज पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये 4 ही जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, इन्हीं को श्रेय जाता है। इन्हीं में हमें रिटर्न फॉर्म में ये सारी चीजें मिलती है, बीओउल्फ, है ना। और ये जो एक्स्टर बुक है, इसमें ये दोनों चीजें मिलती हैं। रिलीजियस पोयम्स हैं इसमें, होमिलीज और ड्रीम ऑफ द रूड आपको वर्सेली बुक में मिलती है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे जितनी भी बातें हमने यहाँ पे करी हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब जो एग्जाम में डिफिकल्टीज आती हैं इनमें, इनको लेकर, तो असल में होता क्या है कि जो डेमे आर्केइक लैंग्वेज है। अब आर्केइक लैंग्वेज मतलब पुरानी अंग्रेजी, जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसके कारण एग्जाम में थोड़ी दिक्कत आती है। अब दूसरी दिक्कत ये होती है, देखिए मैं ये नए एस्पेक्ट से भी आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जाम में डिफिकल्टीज आती है तो आती है आर्केइक लैंग्वेज के कारण। ठीक है। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो डैमेज मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है। कई पांडुलिपियां ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हुई है या जली टूटी हालत में, कटी फटी हालत में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो बहुत सारी रचनाएं हैं ना, वो एनोनाइमस आथर की हैं, है ना। मतलब बहुत सारे ऑथर्स के नाम, मतलब वर्क के आथर्स ही नहीं पता है, मतलब एनोनाइमस आथर हैं, है ना। अब फिर आती हैं सिंबॉलिक और एब्स्ट्रैक्ट थीम्स। सिंबॉलिक और एब्स्ट्रैक्ट थीम्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे फेट हो गया, एग्जाइल हो गया, लॉयल्टी, जिन्हें इंटरप्रेट करना बहुत आसान नहीं है। इसलिए थोड़ी सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी डिफिकल्टी इनको समझने में हमें आती है। और अंत में इसकी अलिटरेटिव वर्ड्स, मतलब जो व्यंजन का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, उनका रिपीटेशन होता है। और नो राइम, मतलब इसमें राइम की थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। इसमें अक्षरों का जो रिपीटेशन है वो बहुत ज्यादा होता है ना। और जो छंद है ना, वो उनके बार बार रिपीटेशन से बनाया जाता है। मतलब ये छंद, जो राइम की बात हम कर रहे हैं, इनकी जो तुकबंदी होती है, तो एग्जाम में इन्हें एनालाइज करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है। इसलिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना भी अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। लेकिन इसकी जो हिस्टोरिकल और लिटरेचर की इम्पोर्टेंस है, और इसकी जो महत्ता है, इसे अनिवार्य बनाती है एग्जाम। अब हम एग्जाम समरी के हिसाब से जो हमने अभी तक चीजें देखी, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू रहे कि हमने जो जो चीजें पढ़े हैं उसमें हमें क्या क्या याद रह पाया। तो चलिए हम जल्दी से पूरे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एक एग्जाम समरी देख लेते हैं। देखिए, हम ये बात करें तो इस एज की, तो 450 से 10 एक मतलब 1066 सी तक फैला हुआ था, है ना। इसे हम एंग्लो सेक्सन और डार्क एज और हीरोइक एज के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब इस जो एज के जो प्रमुख पोएट थे, है ना, जो मेन मेन पोएट थे, वो कार्डम्यून, है ना, साइन वुल्फ और एनोनाइमस, जिनके नाम ही नहीं दिए गए हैं। अगर हम फेमस वर्क की बात करें तो फेमस वर्क है बियोल्फ, कार्डमीन्स हिम, ड्रीम ऑफ द रूट, द सेफरर। ठीक है। अगर हम इनके प्रोस वाली बात करें तो किंग अल्फ्रेड, है ना। अब इनका एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। अब ये याद रखिएगा कि जो अल्फ्रेड द ग्रेट है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जिन्होंने
एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल को लिखवाया था। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो देखिए, जो ओल्ड इंग्लिश है ना लिटरेचर, अब वो हमें आज मिला ही इन चार उनसे है, मैन्यूस्क्रिप्ट से। ये चार मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, एक्स्टर, नोवेल, जूनियस और वर्सेली। तो ये याद रखिएगा, ये चार मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत फेमस है। अगर इंग्लिश लिटरेचर के आप एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चारों जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो चार्ट है ना एग्जाम समरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इसको इसीलिए ऐसे तैयार किया है ताकि आपको एक ओवरव्यू हो सके। हमने बेसिक डेवलपमेंट और सारी चीज़ें तो देख ली, लेकिन यहाँ पे हम ये समझ पाए कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है। ठीक है, अब अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसमें जो थीम है वो ज़्यादातर हीरोइज्म, वायर्ड यानी जो फेट पर बेस्ड होती हैं, एग्जाइल और लोनलीनेस वाली हैं, रिलीजन और रॉयल्टी पे लिखी जाती थी। तो ये उस समय की मेन थीम्स हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ इस तरह जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, उसने इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन की पूरी नींव रख दी। ठीक है, तो आई थिंक आप ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करेंगे। तो देखिए, हम मुझे लगता है कि मैंने जो प्रयास किया है आपको जरूर समझ आया होगा। अब इस तरह से ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर हमारा समाप्त होता है। हमने पूरी तरह से प्रयास किया है। आप 2 3 4 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, आप समझिएगा कि इसमें मेन क्या चेंजेस हुए हैं। अब नेक्स्ट में हम जो कवर करने वाले हैं, उसमें हम कवर करने वाले हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो चलेगा 1066 से 1500 सी तक, जिसमें हम जॉफरी चौसर के बारे में भी बात करेंगे, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जिन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, यही था हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यानी एंग्लो सैक्सन एज 450 से 1066 सी का। इस दौर में हमें बियोल्फ जैसी एपिक, रिलीजियस पोइट्री, रिडल्स और क्रोनिकल देखने को मिले। लेकिन याद रखिए, इस लिटरेचर में आर्केइक लैंग्वेज, डैमेज्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, एनोनाइमस ऑथर्स, सिंबॉलिक थीम्स और खासकर अलिटरेटिव वर्स जिसमें जो राइम नहीं होती थी, जैसी डिफिकल्टीज हमेशा सामने हमको देखने को मिली। अब हम जो अगला पीरियड है 1066 सी में, नॉर्मन कंक्यूस्ट हुआ है ना। अब कैसे, मतलब ओल्ड इंग्लिश की एंडिंग कैसे हुई, तो 1066 जो सी था उसमें नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, इसके साथ ओल्ड इंग्लिश का अंत हो गया। इसके बाद शुरू होता है अगला बड़ा दौर मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का, है ना। ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का जहां आते हैं जॉफरी चौसर, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। तो अगले लेक्चर में हम इसी मिडिल इंग्लिश एज को डिटेल में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट मिस मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ हमारा सपोर्ट करें।